हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एज यूजुअल हम लोग फोटोसिंथेसिस स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने समझा कि कैसे लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब इसी कड़ी में NCERT के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ और बातें करी गई हैं। एक जोसेफ प्रिस्टले साइंटिस्ट हैं, कहा जाता है कि इन्होंने 1774 में ऑक्सीजन को भी खोजा था। तो कह सकते हैं ही या इन्होंने 1774 में O2 की खोज की थी। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अपने लिए, खोज की थी। ठीक है, और इन्होंने एक बेल जार एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। वो किया था 1770 के अंदर। इसे हम बेल जार एक्सपेरिमेंट या प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इस वजह से इन्होंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो कह सकते हैं इन्होंने 1770 में बेल जार परीक्षण संपन्न किया और बताया कि पौधे श्वसन योग्य वायु को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, करते हैं, या कह सकते हैं अथवा विषाक्त वायु CO2 युक्त को श्वसन योग्य O2 युक्त वायु में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ऐसे। तो इन्होंने एक बेल जार एक्सपेरिमेंट किया। अल्टीमेटली ये एक्सपेरिमेंट है क्या, समझने की ज़रूरत है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये है कि इन्होंने एक बेल जार का यूज किया। क्लियर? ऐसा एक बेल जार एक्सपेरिमेंट दोहराया और इस बेल जार के अंदर इन्होंने कैंडल को रखा, माइस को रखा। ठीक है, क्या? कैंडल एंड माइस, ऐसे।
तो यहाँ इन्होंने एक रखा बर्निंग कैंडल और एक रखा इन्होंने माइस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बर्निंग कैंडल है ये और ये माइस, तो जब इसके ज़रिए CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ये भी ब्रीदिंग के ज़रिए इन्हें ये भी CO2 रिलीज करते हैं बाय द रेस्पिरेशन, तो इसमें CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और CO2 का जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो चूहे बाद में मर जाते हैं और कैंडल जलना बंद हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद तो ये एक्सपेरिमेंट 1 है, ए एक्सपेरिमेंट है, और जो बी एक्सपेरिमेंट इन्होंने दोहराया वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। वो क्या था, बी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने फिर वही बेलचार लिया, ठीक है, ऐसे बेलचार इसमें लिया, लेकिन अब की बार इन्होंने एक प्लांट को भी इसमें रख दिया और वो प्लांट था मिंट प्लांट। कौन था, मिंट प्लांट। इस तरीके से एक मिंट का प्लांट भी रखा, ये है मिंट प्लांट, मतलब पुदीना बोलते हैं इसको, है ना। तो मिंट प्लांट को रखा, यहाँ एक बर्निंग कैंडल को भी रखा, ठीक है, बर्निंग कैंडल, और एक माइस को भी यहाँ पर इन्होंने इनपुट किया। तो अब क्या हो रहा था, अब जो ये CO2 रिलीज कर रहे थे दोनों, ठीक है, जब ये CO2 रिलीज कर रहे थे तो CO2 को तो ऑब्टेन कर रहा था प्लांट, और प्लांट जो O2 रिलीज कर रहा था, ठीक है, ये O2 इसको भी मिल रही थी और अल्टीमेटली ये O2 इसको भी उपलब्ध हो रही है, ठीक है। तो हो ये रहा है कि इसके अंदर अब ये जो O2 CO2 का कंसंट्रेशन है वो मेंटेन हो रहा है, O2 CO2 का कंसंट्रेशन मेंटेन हो रहा है। प्लांट वायुमंडल से CO2 को ऑब्टेन कर रहा है और वायुमंडल में ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, और वही ऑक्सीजन इस माइस को श्वसन के लिए ज़रूरत की पूरी ज़रूरत के हिसाब से उसकी आपूर्ति कर रहा है, प्लस इस कैंडल के जलने के लिए भी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो रही है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, फाइनल जो स्वरूप में जो बी एक्सपेरिमेंट है, ये प्रक्रिया दोहराई गई, तो ये देखा गया कि एक्चुअली यहाँ पर ये जो प्लांट हैं वो इस एटमॉस्फेयर में बेलजार की तरह ही काम करता है, क्योंकि पृथ्वी पर हम सभी विषमपोषी जीव जिस तरीके से रहते हैं पौधों के साथ, वैसे ही इस एक्सपेरिमेंट में दोहराया गया है। मतलब अगर यहाँ प्लांट नहीं है तो ये माइस मर जाता है, कैंडल जलना बंद हो जाता है, लेकिन जब हम मिंट पौधा इसमें रख देते हैं तो ये प्रक्रिया सतत रूप से लंबे समय तक चलती रहती है, मतलब चूहा भी जिंदा रहता है और कैंडल जलती रहती है। तो इस तरीके से O2 CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहता है इस बेलजार के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी पर हम एनिमल्स और प्लांट दोनों इसी तरीके से इसी प्रक्रिया के तहत रहते हैं। प्लांट ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं और रेस्पिरेशन से जो रिलीज CO2 है या दूसरे ऑब्जेक्ट से या दूसरी प्रक्रम से, दूसरी प्रक्रिया से निकली हुई जो CO2 है उसे ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरीके से O2 और CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ है। तो इस परीक्षण में क्या सिद्ध हुआ, A एंड B, हालांकि NCERT ने 4 दे रखे हैं, उन्होंने अलग अलग किया। पहले इसमें
कैंडल को रखा, कैंडल बाद में बुझ जाती है, फिर इसमें एक माइस को रखा, माइस मर जाता है, फिर दोनों को रखा, तो ये परिस्थिति हुई। चौथा एक्सपेरिमेंट ये है जहाँ एक मिंट पौधे का भी उपयोग किया गया। तो कह सकते हैं इस परीक्षण के समय जब जार के अंदर चूहा रखा जाता है, तब वह मर जाता है या मृत हो जाता है। जलती हुई मोमबत्ती रखने पर जब बंद कर देती है, ठीक है। जब इस परीक्षण में चूहा जलती हुई मोमबत्ती के साथ एक पुदीना मिंट का पौधा भी रखा जाता है, तब चूहा जीवित रहता है, चूहा जीवित रहता है तथा मोमबत्ती जलती रहती है। मोमबत्ती क्या होती है? जलती रहती है। अतः पौधे CO2 अवशोषित कर O2 को उत्पन्न करते हैं, इज दैट क्लियर? मतलब यहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाएगी एंड CO2 को
यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये इस एक्सपेरिमेंट से सिद्ध होता है ये चीज़। क्लियर? कह सकते हैं पौधे अशुद्ध वायु को शुद्ध वायु में बदलते हैं। इम्प्योर एयर कन्वर्ट इनटू प्योर एयर, ऐसे भी माना जा सकता है। अब यहीं पर एक और साइंटिस्ट है, जॉन इंजनहाउस। क्या? 1730-1799 हाउस। हम इनकी भी बात इसी जगह करना चाहेंगे क्योंकि इनका कनेक्शन इसी एक्सपेरिमेंट से है। इन्होंने एक्चुअली इसी परीक्षण में एक और पहलू को अंजाम दिया। वो पहलू ये था कि ऐसा हमेशा संभव नहीं है कि आप पुदीना का पौधा रख देते हो, चूहे रख देते हो और कैंडल जलाते हो। तो इनका ये कहना था, इसी एक्सपेरिमेंट को यूज किया, और इनका ये कहना था कि ये जो प्रोसेस हो रही है ये एक्चुअली तभी तक संभव है जब तक कि सनलाइट रहेगी। अगर इस एक्सपेरिमेंट को सूरज की रोशनी नहीं मिलती है, सौर ऊर्जा नहीं मिलती है, ऐसी परिस्थिति में फिर पौधों में ऐसी क्षमता नहीं बचती है कि वो इस O2 CO2 के कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर सके। मतलब इनका कहना था कि पौधे अशुद्ध वायु को शुद्ध वायु में सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में ही परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसी पहलू पर जरा चर्चा हो जाए। तो ये जॉन इंजनहाउस है, हाउस, ठीक है। इनका जो जीवन काल है वो कहीं ना कहीं ये है, एनसीईआरटी में डिजिट दी गए हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो क्या किया इन्होंने? अब एक्चुअली इनका ये मानना था कि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब लाइट की उपस्थिति होगी, भाई कांच का ये जार है तो इसमें लाइट एंटर हो सकती है। क्लियर? प्रेजेंस ऑफ लाइट, ए बी एक्सपेरिमेंट है ना, और यहाँ एब्सेंस ऑफ लाइट मान लेते हैं। तो होता क्या है, इसमें भी थोड़ा सा बात करें कि इसमें एक मिंट का प्लांट भी अपन रख देते हैं। ठीक है? अब जब मिंट का पौधा भी इसमें आएगा, क्लियर? ऐसे अब इसमें हमने रख दिया मिंट प्लांट। ठीक है? तो यहाँ पर भी CO2 रिलीज होगी। एब्सेंस ऑफ लाइट, ये कब हो रहा है? एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है? तो यहाँ O2 CO2 मेंटेन नहीं हो रहा है। इवन रात के समय ये मिंट प्लांट भी CO2 रिलीज करता है। और ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है? तो प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या हो रहा है? मेंटेन O2 CO2 कंसंट्रेशन। तो इसी एक्सपेरिमेंट में हम बात को समझना चाहेंगे। तो क्या था? इन्होंने प्रिस्टले के परीक्षण उपकरण का
उपयोग कर दर्शाया कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति होने पर ही अशुद्ध इम्प्योर वायु मतलब CO2 युक्त को शुद्ध वायु से मतलब है O2 युक्त में परिवर्तित कर सकते हैं ठीक है, कर सकते हैं। अप्रकाशीय अवस्था होने पर वह ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, अगर वो अप्रकाशीय परिस्थितियों में हैं तब फिर वो ऐसा काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जॉन इंजनहाउस का भी कंसेप्ट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको क्लियर कट समझ में आ रही होंगी। ये पूरा एक्सपेरिमेंट आप NCERT से पढ़ें, है ना। यहाँ ये चीज़ें पढ़ने लायक ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इनमें समझाने का कुछ नहीं है, क्लियर। लेकिन फिर भी हम आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ से हम एक और साइंटिस्ट की ओर जाएंगे। 1854 के अंदर एक साइंटिस्ट था जूलियस वॉन साक्स, provided evidence for the production of glucose when plant grow. Glucose is usually stored as starch. ठीक है, तो पौधों के जो हरे भाग हैं, his later study showed that the green substance in plant chlorophyll, as we know it now, is located स्पेसिफिक बॉडी क्लोरोप्लास्ट की भी इन्होंने बात करी है, जो इन्होंने बाद में बात करी है। ठीक है, तो जब पौधे वृद्धि करते हैं तो वो ग्लूकोज का निर्माण जरूर करते हैं। तो अगला साइंटिस्ट है जूलियस वॉन साक्स। ठीक है, ये चीज़ यस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद करो। मिनरल्स वाले हिस्से में भी इसकी बात हुई थी। हम आपको NCERT की क्रम से ही पढ़ा रहे हैं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। जब तक ये क्रम चलेगा हम इसी क्रम से आगे बढ़ेंगे, फिर हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अब हैं जूलियस वॉन साक्स। अगला साइंटिस्ट है जूलियस वॉन साक्स, है ना, ऐसे CS, और ये है 1854 54।
इनके अनुसार पौधे वृद्धि के समय ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। जब प्लांट ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो ग्लूकोज वो ज़रूर बनाते हैं और उसी ग्लूकोज की प्रेजेंस में उन्हें एनर्जी मिलती है और फिर उनकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इन्होंने एक बात और कही, क्या? इनके अनुसार प्रकाश संश्लेषण पौधों के क्लोरोप्लास्ट भाग में उपस्थित हरे रंग के वर्णक क्लोरोफिल द्वारा संपन्न किया जाता है। क्लियर? वर्णक क्लोरोफिल द्वारा संपन्न किया जाता है। तो इनका कंसेप्ट इतना ही था। ठीक है, मतलब ये कि पौधे जब ग्रोथ करते हैं तो ओबियसली पौधों के जो हरे भाग हैं यानी कि हरी पत्तियां, वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज बनाती हैं और ग्लूकोज को वो स्टार्च के रूप में संग्रहित करती हैं, जिससे अपनी विभिन्न उपापचय क्रियाओं को वो आगे बढ़ाती हैं, कंडक्ट करती हैं। इज दैट क्लियर? तो ये इन्होंने एक इस कंसेप्ट दिया। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी में ले चलता हूँ। एक्स-रे स्पेक्ट्रम, ये समझ में आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आपको काफ़ी बातें क्लैरिफाई होंगी, है ना? ऐसे एक्स-रे स्पेक्ट्रम, इसे समझना है बड़े ध्यान से, है ना? अब एक अगला साइंटिस्ट आता है, वो हैं T.W. एंजेलमान। T.W. एंजेलमैन कौन है? अगला साइंटिस्ट है T.W.
मान। ये इन साइंटिस्ट को हमें याद रखना होगा। एनसीईआरटी में है इनकी डिस्क्रिप्शन, तो हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। 1843 1909, ठीक है। ये डेट हैं जो हमें याद रखनी होगी। इन्होंने एक्सप्लेन किया था एक्सन स्पेक्ट्रम। इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले प्रकाश एक्सन स्पेक्ट्रम एक्सन स्पेक्ट्रम एक्सन स्पेक्ट्रम को ऐसे भी मान सकता है, रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू को प्रदर्शित किया था, बोलो। अब ये एक्सन स्पेक्ट्रम है क्या, जरा समझ लो। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पर। एक्चुअली इन्होंने एक ऐसे बीकर लिया, ठीक है, एक बर्तन लिया। इसमें इन्होंने रखा एक प्लांट, और वो प्लांट था ग्रीन प्लांट। ग्रीन कौन सा? क्लेडोफोरा। क्या था वो? ग्रीन प्लांट था। एक उसका फिलामेंट इन्होंने यूज किया। ऐसे इसकी सेल थी, ठीक है। ऐसे इसमें न्यूक्लियस भी मान सकते हो। अब इन्होंने इसमें यूज किया सस्पेंडेड सॉल्यूशन। क्या? एरोबिक बैक्टीरिया सस्पेंडेड सॉल्यूशन। ये एरोबिक जीवाणु युक्त निलंबक विलयन। सस्पेंडेड सॉल्यूशन। सस्पेंडेड का मतलब होता है कि जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल नज़र आते हैं, है ना, इसको सस्पेंडेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये कौन है? ये है क्लेडोफोरा। कौन है? क्लेडोफोरा, ठीक है। अच्छे से समझ लो, क्लेडोफोरा। ये एक हरी शैवाल है। क्या? ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी। एक्चुअली ये डाइवर्सिटी में भी आपके सामने आएगी। तो ये है क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी। हरा प्लांट है, उसका एक फिलामेंट लिया है इन्होंने। अच्छा, अब यहाँ क्या हो रहा है? अब है ये सनलाइट। कौन है?
ये है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट। अब ये सनलाइट में मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है ना। अब यहाँ कौन है, एक प्रिज्म है, क्या है ये इस जगह इन्होंने प्रिज्म को रखा, और जब प्रिज्म को इन्होंने यहाँ पर रखा तो ये तो है मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होगी, ये 7 कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरीके से ये 7 रंगों में बदल जाती है। अब ये 7 रंग हैं किस चीज़ के, तो ये है विव, कौन है ये, विबग्योर। क्या है ये विबग्योर है, विबग्योर। क्लियर। जो लाइट आती है वो एक्चुअली मोनोक्रोमेटिक फॉर्म में है, जैसे ही वो प्रिज्म पर गिरती है वो 7 रंगों में बदल जाती है, और इसमें होते हैं विबग्योर के फॉर्म में होता है। इसे हम कहते हैं प्रिज्म। क्या कहते हैं, प्रिज्म। और ये 7 कलर की जिसकी की डिफरेंट वेवलेंथ हैं वो हैं। तो विबग्योर का मतलब ये तो हो गया ब्लू, चलो ब्लू और रेड कलर अपने पास हैं, तो इसे तो ब्लू कर देते हैं, ठीक है। ये पहुंच रहा है ब्लू स्पेक्ट्रम। क्या पहुंच रहा है यहाँ पर, ये ब्लू स्पेक्ट्रम पहुंच रहा है, और ये जो स्पेक्ट्रम है ये है रेड स्पेक्ट्रम। क्या है ये, इसे तो हम कहेंगे रेड स्पेक्ट्रम। इज दैट क्लियर। तो दिस इज रेड स्पेक्ट्रम, ऐसे। तो ये यहाँ रेड स्पेक्ट्रम पहुँचाया जा रहा है। मेन जो स्पेक्ट्रम है वो 2 ही हैं, एक ब्लू और एक रेड। इसे एक्सप्लेन करने के लिए ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने दोहराया था। तो हो क्या रहा है कि जो इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, क्या, एरोबिक बैक्टीरिया, ये रेड कलर से चलो हम बता देते हैं, इनमें एरोबिक बैक्टीरिया हैं। क्या है ये, एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया एक्चुअली इन 2 पॉइंट पर सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक रेड स्पेक्ट्रम जहाँ इस पर गिरता है वहाँ, और जहाँ पर ब्लू स्पेक्ट्रम पहुँचता है वहाँ, ठीक है। तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि फोटोसिंथेसिस में 2 लाइट सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, एक ब्लू और एक रेड। अच्छा जी, तो ये तो हो गया ब्लू स्पेक्ट्रम, ब्लू स्पेक्ट्रम, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रेड स्पेक्ट्रम। कौन है, रेड स्पेक्ट्रम। क्लियर। तो कहा यह जाता है, एक्शन स्पेक्ट्रम के बेसिस पर अगर बात करी जाए तो कहा जाता है रेड एंड ब्लू, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेड में होती है और उसके बाद में ब्लू में होती है। और अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात हो तो फिर ब्लू एंड रेड की बात होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं मैक्सिमम बैक्टीरिया, है ना, मैक्सिमम बैक्टीरिया यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और इस जगह लेस बैक्टीरिया, मैक्सिमम बैक्टीरिया, मैक्सिमम बैक्टीरिया, ठीक है। और अदर स्पेक्ट्रम में देखो तो मिनिमम बैक्टीरिया, यहाँ बैक्टीरिया एक्यूमुलेट ही नहीं हो रही, तो मैक्सिमम किस में आ रहा है, ब्लू एंड रेड। तो कह सकते हैं क्लेडोफोरा के उस भाग में अधिक
जीवाणु एकत्रित होते हैं, एकत्रित होते हैं जहाँ जहाँ ब्लू तथा रेड स्पेक्ट्रम पहुँचता है। ठीक है, जहाँ रेड एंड ब्लू ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होंगे। क्लियर? फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली T.W. एंजलमैन साइंटिस्ट हुए 1843 1909। इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो 7 रंगों का प्रकाश होता है उसमें से 2 रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है रेड स्पेक्ट्रम एंड ब्लू स्पेक्ट्रम। क्लियर? तो ये चीज़ इसे अपन थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर ये बात ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने हरी शैवाल क्लेडोफोरा का उपयोग कर दर्शाया कि वायवीय जीवाणु विवग्योर के ब्लू एंड रेड स्पेक्ट्रम युक्त भाग पर सर्वाधिक एकत्रित होते हैं, एकत्रित होते हैं। इसका क्या मतलब है? इनडायरेक्ट वे में समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये हरा पौधा है, ब्लू और रेड लाइट जहाँ ज़्यादा पहुँचेगी वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और वायवीय जीवाणु को क्या चाहिए? वायवीय जीवाणु को चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन उन पॉइंट पर सबसे ज़्यादा रिलीज होगी जहाँ पर रेड एंड ब्लू स्पेक्ट्रम पहुँच रहा है, इसीलिए वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और इसीलिए ये बात प्रूव हो जाती है कि फोटोसिंथेसिस के लिए ब्लू एंड रेड लाइट का होना ज़रूरी है। ब्लू एंड रेड लाइट आर यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो एकत्र होते हैं क्योंकि
इन्हीं स्थानों पर सर्वाधिक O2 उत्पन्न होती है, O2 उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी जगह पर। ठीक है, ऐसे। अब इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में देख लेते हैं। इन्होंने सनलाइट को विबग्योर में परिवर्तित करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ दो चीज़ें याद रखना। एक्सन स्पेक्ट्रम, सॉरी, चलो, एक्सन स्पेक्ट्रम अगर कोई पूछे इज रेड एंड ब्लू, ठीक है, तो रेड में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है रेट, और ब्लू में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होती है। तो कह सकते हैं रेड लाइट में प्रकाश संश्लेषण की दर ब्लू की अपेक्षा अधिक होती है। अधिक होता है। और अगर आपसे पूछा जाए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो इसमें लिखना इज ब्लू एंड रेड। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है ब्लू का। तो कह सकते हैं ब्लू लाइट फोटोसिंथेसिस में अधिक अवशोषित होता है। ठीक है, तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम इसे कंसिडर करते हैं, और एक्सन स्पेक्ट्रम में हम रेड एंड ब्लू को कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहीं पर लिख देते हैं। इसी या रेड एंड ब्लू स्पेक्ट्रम में ही फोटोसिस्टम मतलब पीएस
जैसे PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड सक्रिय होते हैं। आप इन्हें लाइटली न लें, एक एक बात को समझें, तभी आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको कुछ और एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें भली भांति समझ में आ रही हों। ठीक है, ये से क्लियर। मैंने सब चीज़ें बड़े आराम से क्लैरिफाई करके सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सनलाइट आती है, विबग्योर आता है, और किस तरीके से यहाँ पर ये आपके लिए ये क्लेडोफोरा में ये सब चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। ठीक है, और किस तरीके से आपका ब्लू एंड रेड स्पेक्ट्रम एक तरीके से एक्टिवेट फॉर्म में आता है। क्लियर, ऐसे और इसी लाइट में आपके ब्लू एंड रेड जो स्पेक्ट्रम है वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट स्टडी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ख़ास तौर से बहुत अच्छे से समझें। क्लियर, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और ये मेरे आपको समझ में आ गया होगा, और अल्टीमेटली आप एनसीईआरटी को भी ठीक से समझें और पढ़ें। ओके, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।